नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड इकाई को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग प्रथम यूनिट को समझ चुके हैं और उसका वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, पसंद आया होगा। इस इकाई में हम लोग प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धांत और किन्स के रोजगार सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की। इसके आधार पर ही हम किन्स के रोजगार सिद्धांत को समझ सकते हैं। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किया है। इनमें एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, मार्शल, जे.बी. से और रिकार्डो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद हम लोग समझते हैं सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या है। नंबर 1, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा रहती है। सिद्धांत की पहली मान्यता है कि बाजार में हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता की दशा विद्यमान रहती है। अतः वस्तु की कीमत की तरह ही रोजगार की मात्रा भी मांग और पूर्तियों की शक्तियों से निर्धारित होती है। नंबर 2, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त नहीं होती है, किंतु बाजार की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था को स्वतः पूर्ण रोजगार की दशा में ले जाने की होती है। नंबर 3, साधनों की कीमत में परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति होती है। नंबर 4, रोजगार बढ़ाने या कम करने के लिए सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नंबर 5, मजदूरी मांग और पूर्ति की शक्तियों से एवं स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। नंबर 6, यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो उसका कारण श्रम संघों का दबाव या सरकारी नियम हो सकता है या होता है। इस प्रकार हम लोगों ने रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की महत्वपूर्ण मान्यताओं को समझने का प्रयास किया है। इसके बाद हम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या को समझें। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थव्यवस्था में साम्य मतलब संतुलन की दशा में अर्थात उत्पादन में परिवर्तन की अनुपस्थिति होने पर पूर्ण रोजगार की दशा होती है। प्रोफेसर एडम स्मिथ मानते थे कि मजदूरी एक मूल्य है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। मांग और पूर्तियों की शक्ति से मजदूरी का निर्धारण होता है। उनका मत था कि मजदूरों की मांग उनकी पूर्ति की तुलना में अधिक होने पर मजदूरी बढ़ती है। इसके विपरीत मजदूरों की मांग कम होने पर मजदूरी भी कम होती है। प्रोफेसर एडम स्मिथ मानते थे कि मजदूरी की मात्रा में परिवर्तन करके रोजगार की मात्रा को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। स्मिथ के इस विचार को अर्थशास्त्रियों ने स्मिथ का आशावाद कहकर पुकारा था। एडम स्मिथ ने यह भी बताया कि रोजगार पाने वाले सभी श्रमिकों की मजदूरी एक समान न होकर भिन्न भिन्न होती है, जिसके महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, कार्य का अनुकूल या संतोषप्रद होना। इस कारण से मजदूरी कम या ज़्यादा हो सकती है। कार्य सीखने पर कितना व्यय करना पड़ता है, इस कारण से भी मजदूरी कम या अधिक हो सकती है। नंबर 3, कार्य की स्थायित्व की दशा भी मजदूरी को प्रभावित करती है। नंबर 4, श्रमिकों की कुशलता का मजदूरी पर प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से कुशल श्रमिक को अधिक मजदूरी और अकुशल मजदूर को कम मजदूरी मिलती है। नंबर 5, मजदूरी पर नियोक्ता के विश्वास का भी प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों का विश्वास भी मजदूरी को प्रभावित करता है। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण भाग को समझने के बाद अब हम बात करते हैं प्रोफेसर जे.बी. से के बाजार नियम का। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.बी. से ने बताया है कि रोजगार की मात्रा बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। उनकी इसी अवधारणा को से का बाजार नियम कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए आप लोग थोड़े अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रोफेसर जे.बी. से का मानना था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। इस प्रकार
इस कोटेशन के आधार पर भी प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। प्रोफेसर से का मत है कि अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तब उत्पादन के साधनों कौन जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं को लगान, मजदूरी, ब्याज एवं लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। वस्तुओं को उत्पादित करने वाले जो साधन होते हैं उनको लगान, मजदूरी, ब्याज एवं लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। समझ गए आप लोग? उत्पादन के साधन अपनी आय को जो प्राप्त हुई है उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं या अन्य वस्तुओं को क्रय करने पर खर्च करते हैं। इनको जो आय प्राप्त हुई है उसी आय को या तो उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं या अन्य वस्तुओं को खरीदते हैं जहां पर वो अपनी आय को व्यय करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में स्वयं या स्वतः इतने क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर, खरीदने की क्षमता का सृजन हो जाता है कि जिससे संपूर्ण उत्पादित वस्तुएं बिक जाती है। मैंने वस्तुओं को बनाया, उसके बदले मुझे आय प्राप्त हुई और उसी आय को मैंने उन वस्तुओं को खरीदने पर व्यय कर दिया। इस प्रकार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है। दूसरे शब्दों में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है वे सभी बिक जाती है। इससे अति उत्पादन या न्यून उत्पादन मतलब अधिक उत्पादन होना या कम उत्पादन होना की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी दशा में सामान्य बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है। प्रोफेसर जेबी से के इस विचार को निम्न उदाहरण से हम समझेंगे। कौन से विचार को? पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। हम इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माना कि अर्थव्यवस्था में 1000 श्रमिक है। यदि इनमें से 500 श्रमिकों को 30 रुपये की मजदूरी दर पर रोजगार में लगाया जाता है, ऐसी दशा में 500 श्रमिक बेरोजगार रहेंगे। हमने 500 को 30 रुपये की मजदूरी पर काम पर लगा दिया है, लेकिन 500 फिर भी बेरोजगार है। यदि इस बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो मजदूरी की दर में तब तक कमी होती रहेगी जब तक शेष 500 अर्थात कुल 1000 श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल जाता। मजदूरी की दर में कमी होगी, मतलब मजदूरी की दर कम हो जाएगी। इस प्रकार पहली दशा में 500 श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा था, तब श्रमिकों को 500 गुणित 30, जब हम 30 रुपये देते थे और 500 मजदूर थे तो कितना खर्च होता था? 15,000 रुपये मजदूरी प्राप्त हो रही थी। किंतु मजदूरी दर घटकर 30 रुपये से घटकर 15 रुपये हो जाने पर 15,000 रुपये में उतनी ही राशि में, उतनी ही मजदूरी में 1000 श्रमिकों अर्थात 1000 गुणित 15 को रोजगार दिया जा सकता है। मजदूरी 30 रुपये से कम करके 15 कर देंगे तो हम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं? 100%, पूरे 1000 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्मित हो जाती है। रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। रेखा चित्र को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिएगा। रेखा चित्र में OX अक्ष पर श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति, ये हमारा OX अक्ष है जहाँ पर हमने श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति को दर्शाया है 500 और 1000, एवं OY अक्ष पर मजदूरी की दर को दर्शाया गया है। ये हमारा OI अक्ष है, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 रुपये जो है मजदूरी की दर है। मजदूरी की दर 30 रुपये होने पर श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति ए बिंदु, ये हमारा ए बिंदु है। श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति ए बिंदु है। यदि 30 रुपये मजदूरी है तब ए बिंदु पर यह हमारा मांग वक्र है, यह हमारा मांग वक्र है और यह हमारा पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को ए बिंदु पर काट रहे हैं,
यहाँ पर संतुलन बना है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। और यहाँ पर हमने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 500 लोगों को। यहाँ पर हमने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 500 लोगों को। यदि हम सभी लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? मजदूरी में कमी करनी पड़ेगी, हमने जैसे समझा है। और मजदूरी में कमी कर दी मतलब हमने 30 के बजाय 15 रुपये कर दिया। तो हमारा संतुलन बिंदु यहाँ से खिसक कर कहाँ जाएगा? E1 बिंदु पर। कहाँ आ जाएगा? E1 बिंदु पर। और इस बिंदु पर हम कितने लोगों को रोजगार दे देंगे? 1000 लोगों को रोजगार दे देंगे। यहाँ पर हमारा मांग वक्र नया संतुलन बनाएगा। इस प्रकार मजदूरी में कमी करके हम अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मजदूरी की दर 30 रुपये होने पर श्रम की मांग एवं पूर्ति ए बिंदु पर साम्य की स्थिति में है, जिसको अभी हमने समझा। अर्थात 30 रुपये की मजदूरी पर 500 श्रमिकों को काम मिल रहा है, मतलब 500 लोग बेरोजगार थे। इस प्रकार श्रमिकों की कुल मजदूरी 500 गुणित 30 बराबर 15,000 रुपये मिल रही थी। प्रोफेसर से का मत है कि इस दशा में बाकी के 500 श्रमिक बेरोजगार रहेंगे। चूँकि मजदूरी की दर बढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि इससे उत्पादकों को हानि होगी। हम मजदूरी की दर बढ़ा नहीं सकते और लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, उत्पादकों को हानि होगी। अतः मजदूरी की दर 15 रुपये रखकर सभी 1000 श्रमिकों को काम देने पर 1000 श्रमिकों को कुल मजदूरी 1000 गुणित 15 बराबर 15,000 रुपये ही मिलेगी। मजदूरी की दर में कमी करके बाकी 500 लोगों को भी हम रोजगार दे सकते हैं, ऐसा मानना है प्रोफेसर JB से का। मजदूरी की दर में कमी कर दी तो मजदूर काम करेंगे कि नहीं? तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर सिद्धांत की आलोचना भी की गई है कि किस प्रकार की आलोचना की गई है, इसे हम यहाँ समझे। प्रोफेसर JM किन्स ने इस सिद्धांत की निम्न आधारों पर आलोचना की है। नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता गलत है। पहले ही सिरे में किन्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है वो काल्पनिक है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, जिसे हमने समझा था। जबकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता न होकर अपूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान होती है। आलोचना का दूसरा आधार, मजदूरी में कटौती से रोजगार नहीं बढ़ता। किन्स के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार भी गलत है कि मजदूरी में कटौती से रोजगार स्तर तब तक बढ़ता है जब तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा नहीं आ जाती। किन्स का मत है कि मजदूरी में कटौती होने से लोगों की आय कम हो जाएगी, जहां 30 मिलते से वहां 15 मिलेंगे, तथा उनकी क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी। जब आप 30 के बजाय 15 रुपये आपको मिलेंगे तो आप कम खरीदेंगे, कम खर्च करेंगे। इससे वस्तुओं की मांग गिरती है, मांग में कमी हो जाएगी, निश्चित रूप से उत्पादन भी गिरेगा, उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास जो माल है वो बिक नहीं रहा है, और बेरोजगारी विकराल रूप ले लेगी। और मजदूरी में कटौती करने से क्रय शक्ति कम होगी, लोगों के आय का स्तर कम होगा, उत्पादन में कमी होगी, और अर्थव्यवस्था में जो 1000 लोग थे उनको भी निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, अर्थात बेरोजगारी की स्थिति विकराल हो जाएगी। इसके अलावा श्रम संघों की सक्रियता, श्रम संघ भी काम करते हैं, के कारण मौद्रिक मजदूरी में कटौती संभव नहीं है। मजदूरों का अपना एक संगठन होता है जो विरोध करता है यदि मजदूरों का शोषण होता है या उनके साथ अन्याय होता है। आलोचना का तीसरा महत्वपूर्ण आधार, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत दीर्घकाल में ही लागू होता है। किन्स का विचार है कि जो सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है वह बेकार सिद्धांत है, क्योंकि दीर्घकाल किस अवधि को कहेंगे यह कहना बहुत कठिन है। इतना ही नहीं, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, अतः दीर्घकाल का जो दृष्टिकोण है वो अव्यावहारिक है। आलोचना का चौथा आधार है, श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी पर निर्भर नहीं है। किन्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस विचार को गलत बताते हैं कि श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। उनका मत है कि रोजगार स्तर का निर्धारण वास्तविक मजदूरी की अपेक्षा कुल प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा होता है। मांग किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
यह मजदूरी दर को निर्धारित करती है। यह किन्स का विचार है। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत और प्रोफेसर जेबीसी के बाजार नियम को समझने के पश्चात इस इकाई में जो महत्वपूर्ण भाग है वह है किन्स का रोजगार सिद्धांत। और किन्स के रोजगार सिद्धांत पर मैंने पूर्व में ही एक वीडियो बनाया है जो कि 10 सितंबर 2022 को अपलोड किया है। आप इसमें इस रोजगार के सिद्धांतों को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस यूनिट में रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, से का बाजार नियम, उसकी आलोचना है, किन्स का रोजगार सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु और उसकी आलोचना को यदि आप लोग कर लेंगे तो आपके यह यूनिट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।